बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड। चाहे आप एमडी कैट दें या आप कोई भी टेस्ट दें, आप जितने भी टेस्ट देंगे ना आगे जितने भी आएंगे, एमडी कैट तो सिर्फ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट के लिए होता है, लेकिन बाकी भी आप जितने भी टेस्ट देंगे तो उसमें से इस चैप्टर में से काफ़ी पोर्शन आता है। एमडी कैट में एटलीस्ट 8 to 7 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं। और ये वैसे मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब कि वो टॉपिक उसमें से एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं और आपने इनमें अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। तो पहले सबसे पहली बात जो है ना, वो हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंस की, और कि इसमें डिफरेंस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वाल के बारे में बताया हुआ है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है। अब ये जो टॉपिक है सेल वाल, ये इसके बाद हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब प्लास्टिड आपको पता है, ये आप मतलब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि प्लांट्स में सिर्फ प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट है। जो ग्लाइऑक्सीजोम्स है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। जो हमारे पास सेंट्रोजोम है, जो सेंट्रियोज बनाते हैं, वो सिर्फ हमारे पास एनिमल सेल में होता है। जो माइटोटिक एपरेटस है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पिंडल्स प्लस एस्टर्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं, एंड प्लांट सेल में सिर्फ स्पिंडल्स होते हैं। साइटोकाइंस साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में इनवर्ड की तरफ होती है, ठीक है, और जो कि प्लांट सेल में आउटवर्ड की तरफ होती है। अच्छा, ये टेबल काफ़ी मतलब अच्छा टेबल बनाया हुआ है, इसलिए मैंने इस टेबल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या है। जो हमारे पास लाइसोसोम है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में, जबकि हमारे पास प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं फ्लैजिला की बात करूँ तो वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, जबकि प्लांट सेल में नहीं होता। फेगोसाइटोसिस एनिमल सेल में होती है, जबकि प्लांट सेल में नहीं होती। अच्छा, न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, सेंट्रल में होता है एनिमल सेल के अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमारे पास, अच्छा, जो प्लांट सेल में पेरिफेरल में होता है। लेकिन एक और भी पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल होते हैं, उसमें भी हमारे पास जो एनिमल सेल एक ऐसा सेल है, एनिमल सेल का एक ऐसी सेल टाइप है जिसमें न्यूक्लियस किस कहाँ होता है, पेरिफेरी में होता है। तो वो स्केलेटल मसल में पेरिफेरी में होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कुछ सेल ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास बेसिकली जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं। वैक्यूल्स हमारे पास जो एनिमल सेल में उसमें स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है, लार्ज एंड सेंट्रल। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ना वो पेरिफेरल में क्यों है, तो ये रीज़न है क्योंकि उसमें लार्ज और सिंगल यानी कि बड़ा वैक्यूल होता है, जिसके सोल्यूशन जो उसके अंदर सोल्यूशन होता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इस वैक्यूल की वजह से ये क्या हो जाता है, हमारे पास न्यूक्लियस जो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। सही है, सो ये चीज़ हम वहाँ पढ़ेंगे जब वैक्यूल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टोरेज प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास बेसिकली एनिमल सेल में ग्लाइकोजन है, और जबकि प्लांट में स्टार्च है। सेलुलर शेप की बात करें तो एनिमल की कोई फिक्स शेप नहीं है, जबकि प्लांट्स की फिक्स्ड शेप होती है। अच्छा, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल वॉल के बारे में। अच्छा, अब सेलवाल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ना है। सेलवाल जो है, अब बेसिकली सेलवाल के बारे में आपने किन किन चीज़ों को याद रखना है। जो इंट्रोडक्शन टू सेलवाल है, ये बेसिकली हमारे पास एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये हमारे पास प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, ठीक है, और फंजाई में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली जो सेलवाल की कंपोजिशन होती है ना, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, वो डिफरेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, एल्गी में, फंजाई में। इसको हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी आपको बता दूँ कि जो प्लांट सेल वाल है उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो लाइन है, अच्छा, इसमें से अगर मैं एमसीक्यू बताऊँ ना तो ये लाइन मोस्ट मतलब फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्जाम के यही आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल वाल लैग सेलुलोज, इट्स स्ट्रक्चर मटेरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन, ठीक है। अच्छा, आपने ये क्या याद रखना है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा। प्लांट सेल में आपने याद रखना है कि उसमें सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, या तो पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है या म्यूरिन इसको कहते हैं। जबकि फंजाई सेल में क्या होता है, ये काइटिन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखने है, ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है, यही आपसे फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूछ जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल वाल को डिस्कस किया, उसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि
जो इस प्लांट सेल वॉल है वो उसकी 3 लेयर्स हैं, उसमें क्या-क्या कंपोज़िशन है, ठीक है? तो हम इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 लेयर्स है, इसमें प्राइमरी हमारे पास लेयर्स है, प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमेला है, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। आपको एक बात बताऊँ, मिडल लेमेला ये इन बिटवीन होता है, ठीक है? ये आपने याद रखनी है बात। ये कहाँ पे होता है? ये इन बिटवीन होता है, ठीक है? इसके एक साइड पे प्राइमरी वॉल होता है और सेकंड साइड पे सेकेंडरी वॉल होता है, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, प्राइमरी वॉल जो होता है वो आपने याद रखना है कि जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना, बेसिकली जो सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, उनमें प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और ये जैसे लीव्स हो गए, स्टोरेज सेल्स हो गए और यंग ग्रोइंग सेल। अच्छा, प्राइमरी वॉल कंपोज़्ड ऑफ, इसमें सेलुलोज़ होता है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होता है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में क्या मतलब है, इसके अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बन जाती है हमारे पास और ये सही मतलब एक किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें पेक्टिन और हेमीसेलुलोज़ भी डिपॉज़िट हुआ होता है। क्यूटिन एंड वैक्स भी हमारे पास इसमें होता है। आपको पता है जो आपके पास प्लांट एपिडर्मिस है ना, इसके ऊपर एक मतलब परमिएबल बैरियर होता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। वो एक मटेरियल सिक्रीट करता है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, ये अपने यहाँ रखना है, और वैक्स भी कहते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, मिडल लमेला क्या चीज़ है? ये अपने यहाँ रखना है। ये बेसिकली हमारे पास ये कहाँ पे होता है? ये प्राइमरी वाल्स जो होते हैं ना, बेसिकली प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल्स, उनके बीच में हमारे पास फॉर्म होता है, बनता है और उनके बीच में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। और पेक्टिन होता है जो कि स्टिक करता है नेबरिंग सेल वॉल्स टुगेदर, उनको एक साथ जोड़े रखता है। सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वॉल में बेसिकली हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी वॉल में बेसिकली हमारे पास ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास ड्राई सेल्स होते हैं ना, ये उनमें प्रेजेंट होता है, ये जो सेकेंडरी वॉल है। और हमारे पास जो सेकेंडरी वॉल कहाँ पे होता है? ये प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन होता है, यानी कि हमारे पास मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लोकेशन क्या है सेकेंडरी वॉल की, तो आपने मुझे बतानी है कि बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और अगर बहुत सारे मतलब प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट हो तो उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में मिडल लेमेला होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, एंड इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल इज फुली ग्रोन, इट इज़ कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। इसके अंदर भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, सिलिका होता है, वैक्सीज होता है, लिग्निन एंड क्यूटिन। लिग्निन इज द मोस्ट टफेस्ट मटेरियल है हमारे पास, ये आपने याद रखना है। लिग्निन जो होता है एंड एंकर सेलुलोज माइक्रोफिबर, ये वही बात है कि रिजिडनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, इसके फंक्शंस क्या है? आप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसी में से आ सकता है, ठीक है? कि सेल वॉल के फंक्शन बेसिकली क्या है, और एक सेल वॉल के फंक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है। एंड सेकंड, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द, किससे पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है हमारे पास, तो उसमें उससे पूछा जा सकता है। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये एक तो शेप प्रोवाइड करता है, अच्छा, एक तो ये शेप प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये लाइन जो है ना, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये पंजाब बुक की मतलब जो बुक थी ना, उसमें लिखी हुई थी। ये जो जिस बुक से मैं आपको लेक्चर्स करा रहा हूँ या चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सारा डाटा यानी कि एक जगह पे कम्युलेटेड है। इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं होगा आपके, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, बट अगर आपने इनको फॉलो कर लिया इन पॉइंट्स को, तो आप कभी भी एमसीक्यूज़ में मार नहीं खाएंगे। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक तो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और एक ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करता है, ये एमसीक्यूज़ तकरीबन 2-3 दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टेंट टू इनर पार्ट्स एंड डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल, क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होता है हमारे पास, और ये डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट, सही है? तो ये बात अपने याद रखनी है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्टली स्टूडेंट को ये बहुत मुश्किल लगता है, और ये सबसे आसान टॉपिक है जितना मुझे लगता है। और वो क्यों आसान है, और इसमें से भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछी जाती भी हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत आसान आते हैं, इसमें कोई मुश्किल मतलब क्वेश्चन नहीं आता। आपने जो एक्सेप्शंस होती है ना, वो याद रखनी होती है कि यार जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स में होता है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह सीधा सीधा सवाल नहीं होगा कि एनिमल सेल में मतलब सेल वॉल नहीं है, तो इस तरह नहीं आता। वो आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे बन के आता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल, तो उनमें क्या होता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? तो उसमें सेल वॉल है। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल, तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। अच्छा, वाइल कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट सेल, ये बात होगी आपको। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में होता है। अच्छा, ये 7 नैनोमीटर थिक होता है। ये एमसीक्यूज़ एक
फैक्ट बेस्ड है और ये पूछा गया था एक एग्ज़ाम में। अच्छा, इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो प्रोटीन 60 टू 80% है, लिपिड्स 20 टू 40% है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे आपने भी कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा है, मोनोसेकेराइड्स भी पढ़े हैं, ओलिगोसेकेराइड्स भी पढ़े हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे कौन से सेकेराइड होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, वो होते हैं ओलिगोसेकेराइड, यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद आएंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसका एक, और एक इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अच्छा, ये दो मॉडल जो है ना, आप देखो ये केपी की बुक में डिस्कस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये बाकी जितनी भी बुक्स हैं उसमें डिस्कस नहीं हुए हैं। सो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो इसको हमारे पास डेविड रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था। इसने ये कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। जैसे लिपिड की दो लेयर्स है ना, वो जैसे सैंडविच होता है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। उसने यही कहा था कि कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि इसकी दो लिपिड बाई लेयर होती हैं, ठीक है, एक अपर एंड में आपको जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें आपको सही क्लियर नज़र आएगा। एंड इट इज़ गोइंग टू सैंडविच, मतलब ये हमारे पास प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर एंड इन, यानी कि ऊपर इसके भी प्रोटीन होती है, नीचे भी प्रोटीन होती है, और बीच में दो लिपिड के बाई लेयर्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसने कहा था कि दिस स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट। अच्छा, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। अच्छा, फोबिक का मतलब होता है, ये लफ्ज़ डिराइव्ड हुआ है फोबिया से। फोबिया का मतलब होता है बेसिकली डर, खौफ को, या आप ये कह सकते हैं जो रिपेल करे किसी चीज़ को। तो हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से जो रिपेल हो, वाटर से जो दूर भागे, उसको हम कहते हैं कि बेसिकली, या आप कह सकते हैं ये इनसॉल्युबल है इन वाटर में, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल नॉन पोलर पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है आउटर पोलर कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड एंड ये मैं आपको बताता हूँ। जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो नॉन पोलर होता है, किसका? फास्फोलिपिड का। ये अगर स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के बारे में बात करें और ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कि फास्फोलिपिड के बारे में बताने की कोशिश करें कि इसका पोलर रीजन कौन सा है और नॉन पोलर रीजन कौन सा है। बेसिकली सेंट्रल रीजन जो होता है वो नॉन पोलर पार्ट है, और जो एंड दूसरा पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। वो कौन सा? आउटर पोलर कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड एंड जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कवरिंग बोथ साइड एंड शो इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कहा था ना कि तो ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, नीचे भी। ये सेल एक्सटीरियर है, ये क्या है? इंटीरियर है। इनके बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इनके बीच में ये फास्फोलिपिड बाई लेयर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी ये, अच्छा, इनके बीच में क्या है हमारे पास? फास्फोलिपिड बाई लेयर क्या है हमारे पास? प्रेजेंट है। क्या है? फास्फोलिपिड बाई लेयर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रेजेंट है। ये एक मिनट, अच्छा, तो ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर किसके अंदर दरमियान प्रेजेंट? सैंडविच किसके बीच में हुई है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के। सो यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। किसकी? फ्लूइड। अच्छा, ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है और इसको इसलिए तो सब सारी किताबों में कॉमन है ना। और बस इतना आपने याद रखना है, जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, अगर केपी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि इसको रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था, और आसान सी बातें बताई थी कि फास्फोलिपिड बाइलेयर है, वो हमारे पास सैंडविच हुआ बिटवीन टू मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, आउटर भी इनर भी। सो दैट्स सो ईजी। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इसको सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। ये मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल ने कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूस। उसने कहा था प्रोटीन लेयर्स हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट आल्सो एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। ये सिर्फ ये कहना नहीं चाह रहा कि ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, ये भी कहना चाह रहा है कि इसमें एम्बेडेड है, इसके अंदर भी धसी हुई है। सो दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में फंक्शन एज अ गेटवे चार्ज। अच्छा, जो इन्होंने कहा कि ये एम्बेडेड है, तो क्या मतलब है इसका? ये बेसिकली हमारे पास एक गेटवे के तौर पर काम करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल्स। ये बात उसने नहीं बताई थी, किसने? हमारे पास जो मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था रॉबर्टसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसमें ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ठीक है, ये बहुत एक्सेप्टेड वन मॉडल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ज़रा, आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक हेड्स। जो फास्फोलिपिड का हेड होता है ना, वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और जो उसकी टेल्स होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है। हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होते हैं उसमें ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक हेड है इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसमें चार्ज होता है, सो दैट्स व्हाई इट गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक। अच्छा, हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ अ प्रोटीन एंड, अच्छा ये आपको समझ आ गई है।
अच्छा, आपने ये बात भी याद रखनी, जो इनसाइड होता है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन भी होते हैं, जो कि यहाँ पे इस बुक में गिवन नहीं है। एंड यू एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास नीचे वाला बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रोल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है, वो भी एम्बेडेड हुआ होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये यहाँ पे नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको बता दी। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स की। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कहेंगे यार आपके सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। फॉस्फोलिपिड फॉर्म लिपिड बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू स्टेबलाइज दिस लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड आपके पास क्या बनाता है? लिपिड बाइलेयर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबलाइज करता है। जबकि चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना, वो हमारे पास आप ये कह लें कि मालिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स का काम ये होता है कि वो, अच्छा ये इनका क्या काम है, मैं आपको समझाता हूँ। कैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना। यार आप जाते हो, आपके कोई मेहमान आता है, गेस्ट आते हैं, आप जाके उनको मतलब आप बाहर जाते हो, उनको पिक करके घर लेके आते हो, इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन बेसिकली मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं और उनको फिर अपने पास मतलब गाड़ी में अपने पास जो भी उनकी स्टोरेज एरिया होता है उसमें बिठा के अंदर ले आते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। सो दैट्स कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक मतलब इनके फंक्शंस होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, एडिनाइलेट साइक्लेज की एग्जांपल, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है एटीपी को साइक्लिक केएमपी। अच्छा, इट इज़ अ सेकंड मैसेंजर फॉर इंटरसेलुलर सिग्नल ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टिंग इनटू सेल इफेक्ट। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ ना, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन है, और ये सारे बेसिकली हमारे पास एक प्रोटीन इन नेचर, मतलब हमारे पास क्या कहते हैं, हार्मोन्स हैं। एंड आपको पता है इनका पूरा एक मतलब इनका पूरा एक पाथवे ऑफ मैकेनिज़्म है, जो आपके पास यहाँ पे बताया हुआ है ना कि एडिनाइलेट साइक्लिस एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये लोग हमारे पास इंटरसेलुलर सिग्नल ट्रांजैक्शन होती है और ये ट्रांसफ़र होता है सेल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन को, मतलब इनको ट्रांसफ़र करता है। और क्योंकि ये पास नहीं हो सकते क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना, सो दैट्स क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर की है। तो ये जो आपके पास सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, पूरी मैकेनिज़्म है। जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे आगे किसी भी फील्ड में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन कैसे मतलब फंक्शन करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज होता है, वो एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली इनमें कुछ फास्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म देयर फंक्शंस। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, एंड रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द अदर सेल और एंडोक्राइन ग्लैंड से। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास सेल सरफेस जो रिकॉग्निशन है उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे भी काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये इस तरह इस फॉर्म में काम करते हैं कि ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। आपको पता है ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब बाहर से कोई मतलब आपके पास कोई टॉक्सिन आ रहा है, इफ़ दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में कोई मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कोई टॉक्सिन है। तो उसको वो ईज़िली मतलब सेल के अंदर नहीं मतलब आने देंगे। अगर आ भी जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बताएंगे कि बेसिकली आपके पास एक टॉक्सिन है, तो उसके खिलाफ आप अपनी फ़ौज तैयार करो, अपनी आर्मी जो आपकी डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार करो। सो दैट्स द थिंग, इसलिए इसको हम सेल्फ सरफेस मार्कर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं करूँ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बेसिकली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक डिफरेंशियली परमीबल होता है और सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को आने नहीं देती। ये बात आपने याद रखनी है। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली पास कर सकते हैं, मैंने गैस मॉलिक्यूल्स भी इजीली पास करते हैं, लेकिन जो चार जो वो डिफ़िकल्ट होता है उनको मतलब पास करना। ट्रांसपोर्ट की आपने टाइप्स पढ़ी, दो दो किस्म के ट्रांसपोर्ट की टाइप्स होती है हमारे पास बेसिकली। लेक्चर की लेंथ लंबी हो गई, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था, बट खैर जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करें। अच्छा, बेसिकली हमारे पास दो किस्म की ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव और एक्टिव। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसिव का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लो से हाई की तरफ और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही हुआ, और डाउन हिल मूवमेंट हुई। अच्छा, इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अप हिल मूवमेंट होती है, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है और इसमें यूज़ होता है हमारे पास क्या, एटीपी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ ना उस डिफ्यूजन क्या होता है। बेसिकली सिंपल है, मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर इज कॉल्ड डिफ्यूजन मूवमेंट, जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस मूव करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द बर्मी फ्रॉम वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
अच्छा, मूवमेंट जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो वहाँ से होती है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, आपने ये याद रखना है बेसिकली लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात याद रखनी है कि जहाँ पे सोल्यूट, अच्छा आपको ये एक बात मज़े की बात बताऊँ, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, आपने ये बात याद रखनी कि उसकी तरफ वाटर मूव करता है। सो इट्स वेरी इजी, जहाँ पे मतलब लेसर सोल्यूट है और एक जगह पे हायर सोल्यूट है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, किस तरफ, लेसर सोल्यूट से हायर सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। इट इज़ गोइंग टू बी द एबिलिटी ऑफ द सोल्यूट दैट इज गोइंग टू पुश द वाटर टुवर्ड इटसेल्फ। अच्छा, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिस, अच्छा फैसिलिटेट नाम से यार ये कुछ चीज़ फैसिलिटेट करेगी इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैरियर mediated ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन से, या कैरियर प्रोटीन के जरिए उसको मतलब मूव करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की एंड एक्सोसाइटोसिस की। इट इज़ वेरी इजी। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर इनगल्फ चीज़ें आना, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर चीज़ों का जाना, ठीक है। अच्छा, इनटेक ऑफ मटेरियल अलोंग द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इनटेक ऑफ मटेरियल, अच्छा अच्छा इसकी बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या मतलब होता है। अच्छा, अब ये ना इसकी दो टाइप्स होती हैं एंडोसाइटोसिस की, एक फेगो है और एक पिनोसाइटोसिस। फेगो से आपने याद रखना है फेगोसाइटोसिस नॉट मतलब ये फेगोसाइटोसिस है, ठीक है। अच्छा, इनटेक ऑफ मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म, अगर सॉलिड फॉर्म में कोई इनटेक हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड की फॉर्म में हो रहा हो कोई इनटेक, इसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये कुछ फंक्शन आपको याद रखने, दैट इज गोइंग इन द फेडरल बोर्ड। सो obtain nutrients, excrete waste substances, secrete useful substances, generate ionic gradient essential for nervous and muscular activity and maintain suitable pH for enzyme। अच्छा, अब मज़े की बातें बताई हुई है। अब आपने ये लाइंस पढ़ी है ना कि जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़, आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपको पता है, आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है मतलब न्यूरॉन्स का, उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। आपने उसमें देखा होगा कि कुछ आइंस की मूवमेंट की वजह से हमारे पास वहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज होती है ना उनकी मेम्ब्रेन्स की, वो वेरी करती है। सो दैट्स इसकी बात करें, अगर वो यानी कि एक मसल है वो पोलराइज स्टेट में यानी कि रिलैक्स स्टेट में है, तो उसने डीपोलराइज भी तो होना है ना, अगर वो हमारे पास उसकी कंट्रैक्शन रिक्वायर है। तो पूरा एक मैकेनिज्म है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैसे आपके पास मतलब एसिटाइल कोलिन वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये एक लाइन में पूरी मतलब एक चैप्टर की कहानी है, लेकिन आप ज़रा गौर करें तो आपको समझ आएगा। अब एंजाइम की आप बात करते हो कि यार ये हमारे स्टोमक में पेप्सिन जाके हमारे पास रोल प्ले करता है, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन रखना किसकी काम है, सेल मेम्ब्रेन का काम है, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।